जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 91 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछला वीडियो देख लें। और रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो आप लोग रिवीजन भी कर ले, ठीक। और भी आप लोग से एक अनुरोध है कि वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि डैश खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। देखिए मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग है जो कि खांसी यानी कि जैसे कोई भी अनैच्छिक क्रिया वाला कार्य है उसको जो है ना गतिविधि को नियंत्रित करेगा। तो ये देखिए आपको मेडुला ऑब्लिगेंटा है, कम करता है, ठीक ना। तो किस ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मेडुला, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि इकोटोन का अर्थ क्या होता है, यानी कि इकोटोन जो होता है इसका अर्थ क्या होता है। देखिए इकोटोन क्या होता है कि यह दो, यहाँ जहाँ पर जो है ना आपको दो बायोमास मिलते हैं उसे हम इकोटोन कहते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए एक बायोमास है नदी, देखिए ये क्या है आपको नदी है, इस बायोमास का नाम क्या है नदी है। और एक दूसरा बायोमास है क्या आपको स्थल है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए जो ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट है यानी कि यहाँ पर जो है ना आपको दोनों चीज़ मिला है, यहाँ पर स्थल भी है और नदी भी है, ठीक है। यानी क्या हुआ कि यही आपको इकोटोन हो गया। यानी क्या हुआ कि इकोटोन वो है जो कि दो बायोमास को मिलाता है, ठीक ना। तो ये दो बायोमास को मिला दिया तो क्या क्या इकोटोन कहलाएगा। देखिए किस ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इकोटोन वो है जो कि दो बायोमास को मिलाते हैं। इसका उत्तर क्या गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर क्या होता है। देखिए जब ब्रेड बनाते हैं तो किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। देखिए ब्रेड को जो बनाया जाता है उसमें किण्वन प्रक्रिया होता है, ठीक ना। किण्वन प्रक्रिया द्वारा जो है ना ब्रेड को बनाया जाता है। देखिए किण्वन प्रक्रिया में क्या होता है कि उसमें उत्प्रेरक के रूप में खमीर का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। खमीर क्या करता है, उसको अभिक्रिया को तेजी कर देता है, यानी कि उसमें उत्प्रेरक के रूप में क्या करता है खमीर को प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अगर पूछेगा इसमें कौन सा गैस निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक ना। ये हमसे क्या पूछा है, खमीर, खमीर के बारे में पूछा है। तो खमीर क्या है, तो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ये किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं, ठीक ना। और विशेष रूप से डैश में पाए जाते। देखिए शैवाल जो है पूछेगा आपको सबसे प्राचीनतम पौधा कौन सा है तो हो जाएगा शैवाल, ठीक है। तो शैवाल जो प्राचीनतम पौधा है तो ये कहाँ पर पाया जाता है, ये देखिए मुख्य रूप से ना पानी में पाया जाता है। देखिए जहाँ पर नमी वाला चीज़ रहता है, नमी यानी कि शैवाल किसको कहते हैं, देखिए कजली। कजली जो देखिए पानी के ऊपर रहता है आपको जमा हुआ, उसे ही क्या कहते हैं हम शैवाल कहते हैं, ठीक। तो शैवाल कहाँ पाया जाएगा, तो पानी में पाया जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पानी, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करते हैं। निम्नलिखित में देखिए कौन सा पौधा है जो कि तना के माध्यम से प्रजनन करता है। मतलब क्या हुआ, जैसे एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, इसका तना को हम काट करके लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपको पुनः इससे भी पेड़ हो जाएगा। इसका मतलब क्या तना के द्वारा प्रजनन कर रहा है। तो देखिए ऐसा किसका ऐसा गुण किस में होता है, तो ऐसा गुण जो है आपको गुलाब में होता है, ठीक है। जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, गुलाब, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है। यानी कि अपना लिंग जो है ना कौन सा ऐसा जानवर है कि जैसे अभी ये जानवर है, ठीक ना, ये अभी क्या है, मेल है, ठीक ना। जब इसे जरूरत पड़ेगा तो ये अपना लिंग बदल करके ये फीमेल वाला भी लिंग बना लेगा, ठीक ना। तो ये कौन सा ऐसा जानवर है, देखिए ऐसा काम कौन करता है, तो ये स्नेल करता है। स्नेल या घोंगा जिसे कहते हैं, ये क्या करता है आपको अपना लिंग परिवर्तन करते रहता है। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्नेल, ठीक। चलिए अब प्रश्न है कि नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद होते हैं, ठीक ना। देखिए नाइट्रिक एसिड में जो है कितने अणु मौजूद होगा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको मोल निकालना होगा, ठीक ना। तो मोल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि मोल संख्या बराबर होता है आपको मोल बराबर होता है आपको दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान, ठीक ना। देखिए यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान कितना आपको 63 ग्राम दिया हुआ है, नहीं 63 ग्राम हमको द्रव्यमान दिया हुआ है। और आणविक सूत्र द्रव्यमान बटा हम कर लेंगे क्या कर जाएगा, मोल आ जाएगा। देखिए आणविक सूत्र द्रव्यमान क्या हो जाएगा, देखिए नाइट्रिक एसिड तो हो गया HNO3 हो गया नाइट्रिक एसिड, ठीक ना। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, ठीक ना, एक दिया हुआ है। तो एक प्लस नाइट्रोजन का देखिए कितना 14 दिया हुआ है। ऑक्सीजन का 16 है, तो यानी 3 गो ऑक्सीजन है तो 16 48 हो गया, ठीक ना। देखिए कितना हो जाएगा 8 4 12 1 13 1 3 बाकी एक हो गया 4 1 5 1 6 यानी कि 63 आपको आ गया। क्या आ गया आपको इसका आपको हो गया आणविक सूत्र द्रव्यमान क्या आ गया आपको 63 आ गया, ठीक नहीं। यानी क्या हुआ आपको आणविक सूत्र द्रव्यमान कितना आ गया आपको 63 आ गया। और आपका नाइट्रिक एसिड में इतना ग्राम मात्रा है, मतलब दिया गया द्रव्यमान भी कितना है आपको 63 ग्राम है, ठीक ना। तो आप देखिए इसका मोल निकालते हैं तो मोल बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान
बटा आणविक शुद्ध द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान हमको 63 ग्राम है, बटा आणविक शुद्ध द्रव्यमान भी 63 ही है, तो काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा, ठीक ना। देखिए 1 मोल कोई भी चीज़ रहेगा तो 1 मोल में कितना अणु होता है, तो 1 मोल में होता है आपका अणु 6.022 गुना 10 के पावर 23 अणु परमाणु या आयन कुछ भी कह सकते हैं इसको, तो ये ही होता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6.022 गुना 10 पावर 23, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि हीलियम के 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं, ठीक ना। देखिए हीलियम से हमको पूछा है, ठीक ना। तो हीलियम में देखिए क्या होता है कि हीलियम का आपको सबसे पहले देखिए परमाणु मतलब इसका आणविक सूत्र द्रव्यमान क्या होता है, हीलियम का आणविक सूत्र द्रव्यमान 4 होता है, ठीक ना। और हमको दिया गया द्रव्यमान 54 है, तो इसका हम मोल निकाल लेंगे। तो मोल बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान यानी कि 54 बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान यानी कि आणविक सूत्र द्रव्यमान कितना 4 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए इसको हम काटते हैं तो 4 एकम 4, ठीक, 4 एकम 4 बच गया 1 14 यानी 4 तिया 12 1 13 5 5 20, ठीक है, यानी कि 13.5 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक, यानी कि 13.5 मोल इसका उत्तर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ को ध्यान में रखना होगा, ठीक ना। देखिए तत्व नाम दिया है, जैसे फर्स्ट ए का तत्व जितना भी क्षारीय धातु है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो +1 होता है, ठीक। सेकेंड ए है यानी कि क्षारीय मृदा धातु, जैसे BeMgCaSr, इस सब का क्या होता है आपको +2 होता है, ठीक। और सेवंथ ए यानी कि हेलोजन वर्ग जितना है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस सब का -1 होता है, और ऑक्सीजन का 2 होता है, ठीक ना। अब देखिए कोई भी तत्व जैसे दिया है H2O यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना, इस पर कोई भी मतलब चार्ज नहीं है, तो इसका टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। अगर देखिए इसी पर H2O पर ही एक प्लस चार्ज हो जाता तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाता। इसी पर अगर H2O पर ही प्लस प्लस यानी 2 प्लस चार्ज होता तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाता टोटल का, ठीक ना। अगर इसी पर आता है H2O पर माइनस चार्ज तो इस पर -1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार देखिए अब हम देखते हैं प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न में क्या कहा है कि KMnO4, देखिए KMnO4 पर कोई चार्ज नहीं, यानी कि टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया आपको 0, यानी कि टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। इसमें Mn के बारे में हमको पूछा है, जिसके बारे में पूछेगा ना उसको x मान लेंगे, ठीक ना। देखिए के यहाँ पोटेशियम, देखिए के का किस में दिया हुआ है, देखिए के यानी फर्स्ट ए का तत्व है, +1 इसका होता है, +1 होता है, तो +1 यानी 1 प्लस हमको Mn का पूछा है तो Mn को हमने x मान लिया है। पर देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है तो -2, यहाँ कितना ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन, तो -4 दूनी 8 यानी कि -8 हो गया है, ठीक ना। इसके बराबर ये टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 तो 0। अब देखिए क्या हो जाएगा x -7 इजकल टू 0, तो x इजकल टू कितना आ जाएगा 7, यानी कि इसमें x किसको माने हम Mn को माने, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर ही हमसे पूछा है, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 7 होगा, यहाँ निकाले हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि NH4+, देखिए यहाँ प्लस चार्ज दे दिया, इसी टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +1 हो गया, ठीक ना। इसमें N का ऑक्सीडेशन नंबर हमसे पूछा है, ठीक। देखिए NH4, देखिए N को हम x मान लेंगे, जिसको निकालना है उसको x मान लेंगे। देखिए हाइड्रोजन का H 4 गो है, ठीक ना। यहाँ देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +1 होता है, तो 4 गो है तो +4 इक्वल टू +1 हो जाएगा, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 - 4 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो गया आपको -3 आ गया, ठीक ना। यानी क्या हुआ x इसको माने हैं तो नाइट्रोजन को माने हैं, तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर -3 हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ -3, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ठीक ना। तो जिसको पूछा है उसको हम x मान लेंगे। यहाँ देखिए के कहाँ है, तो के देखिए फर्स्ट ए का तत्व है तो इसका +1 हो जाएगा, तो 2 है तो 2 प्लस Cr2 यानी x इसको माने, क्रोमियम को हम x माने हैं तो 2 है तो 2x हो गया, प्लस ऑक्सीजन O7 यानी क्या ऑक्सीजन का होता है -2। अब देखिए इसमें इंटू कितना हो जाएगा आपको -7 दूनी 14 यानी 14 हो जाएगा इसका, ठीक। अब बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि टोटल पर कोई चार्ज नहीं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 0 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 2x माइनस का 12 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 6 आ गया, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा क्रोमियम का। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विषम का पहचान कीजिए। विषम मतलब क्या होगा कि सबसे जो कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि अलग है, ठीक ना। देखिए इसमें होता क्या है, देखिए उपधातु की संख्या टोटल कितना है 7 है। देखिए बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टोल्यूनियम है और पोलिनियम है, ठीक ना। ये सब क्या आपको उपधातु है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक ये तीनों क्या आपको उपधातु है, लेकिन ये फास्फोरस क्या है आपको, ये आपको अधातु है, ठीक ना। तो फास्फोरस ही इसमें से अलग है, यानी विषम को छाटने के लिए बोला है, तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट के सप्लाई पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ की कुल प्रतिरोध क्या आ जाएगा, ठीक ना। देखिए आप जोड़ देते हैं, देखिए पहला है आपको 6 ओम का प्रतिरोध, ठीक।
दूसरा भी है 6 ओम का, तीसरा भी है आपको 6 ओम का, ठीक है। ये तीनों को जो है ना आपको 6 वोल्ट के सप्लाई के साथ जोड़ दिया गया है, ठीक। ये बैटरी लगा दिया है, बैटरी का सप्लाई कितना आपको 6 वोल्ट का है, ठीक। बैटरी इसको छोड़ दिया, ये आपको 6 ओम है, ये भी 6 ओम है और ये भी 6 ओम है, ठीक। ये किस क्रम में है, तो ये समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है हमको, 1/R, आर समतुल्य बराबर क्या आ जाएगा, 1/R1, R1 6, R2 भी 6 और R3 भी 6, यानी टोटल का एलसीएम की 6 हो गया, ऊपर में 3 हो जाएगा, यानी कि 1/R इक्वल टू हमको आ गया 3/2 कट जाएगा, 1/2, ठीक ना। यानी कि 1/R इक्वल टू कितना आ गया आपको, 1/2 हो गया। तो जब इसको हम R निकालेंगे तो R कितना आ जाएगा आपको, 2 ओम हो जाएगा, ठीक ना। जो किस ऑप्शन में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है आप एक प्रकार की एक सदिश राशि है, ठीक ना। ये कैसी राशि है, तो ये सदिश राशि है। तो किस ऑप्शन में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा डैश होती है। यानी कोई कृत्रिम चुंबक है, ठीक ना, कृत्रिम चुंबक है, एक है आपको प्राकृतिक चुंबक, ठीक। कृत्रिम चुंबक में क्या हो गया, जो मानव द्वारा बनाया गया, जो मानव द्वारा बनाया गया वो कृत्रिम चुंबक, जो मानव द्वारा नहीं बनाया गया यानी प्रकृति के द्वारा बनाया गया, प्रकृति के द्वारा बनाया गया, तो वो क्या होगा आपको प्राकृतिक चुंबक है, ठीक है। प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है आपको चुंबकीय पत्थर और इनसे सब क्या है आपको प्राकृतिक चुंबक है, ठीक ना। और देखिए इसमें नाल चुंबक हो गया, ये सब क्या है आपको कृत्रिम चुंबक है, ठीक ना। नाल चुंबक इसमें देखिए क्या होता है कि जो कृत्रिम चुंबक जो होता है उसका चुंबकत्व क्या होता है आपको अधिक होता है, ठीक ना। और जो प्राकृतिक चुंबक होता है इसका चुंबकत्व क्या होता है कम होता है, ठीक ना। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या हमसे पूछा क्या, कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा क्या हो जाएगी, यानी कृत्रिम चुंबक की क्षमता जो होगी प्राकृतिक चुंबक से क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। तो किस ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है अधिक, ठीक। चलिए अगला देखिए अगला प्रश्न है कि चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित होने वाला पदार्थ क्या है। यानी क्या हुआ कि चुंबक के पास उसे हम ले जाएंगे तो वो कम मात्रा में प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि कम मात्रा में प्रतिकर्षित करेगा तो कम मात्रा में आकर्षित भी करेगा, ठीक ना। तो ये कैसा पदार्थ है, ये आपको पैरा चुंबकीय हो जाएगा, ठीक है। जो कि किस ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि संधारित्र कार्य करता है किस पर। देखिए कुछ कुछ यंत्र है उसके बारे में समझ लीजिए। देखिए संधारित्र क्या होता है, ये एसी और डीसी दोनों में कार्य करता है, ठीक। देखिए ट्रांसफार्मर जो है केवल एसी पर कार्य करता है, डीसी पर ये कार्य नहीं करता है, ठीक। अब देखिए बैटरी जो चार्जिंग होता है ये किस पर कार्य करता है, तो ये केवल जो है ना आपको डीसी पर कार्य करता है, ये एसी पर नहीं करता है। अब देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये आपको एसी पर चार्ज नहीं करता, ये केवल डीसी पर ही चार्ज करता है, ठीक है। यहाँ हमसे पूछा क्या संधारित्र, तो संधारित्र किस पर, एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है, ठीक। तो किस ऑप्शन दिया, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए एक्स का मान क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें देखिए संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आपको ये आपको प्रतिरोध को मापता है, ठीक ना। इसमें देखिए जो ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध सब क्या होता है एक दूसरे के समानुपाती होता है, ठीक ना। जैसे देखिए हम क्या लिख सकते हैं 80/40 इजकल टू x/4 लिख सकते हैं, ठीक। तो 4 से ये 10 बार में कट जाएगा, 10 से यहाँ 0, यानी क्या हो गया आपको x का मान कितना आ गया आपको 8 आ गया, ठीक ना। तो 8 ओम इसका आंसर हो जाएगा, x का मान यहाँ पे x ही पूछा, x निकालना ही है। तो 8 ओम किस ऑप्शन दिया, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में निम्न में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य उच्चतम होता है। देखिए श्वेत प्रकाश में जो रंग होता है उसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है ना आपको सबसे अधिक होता है, ठीक ना। और बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक। तो यहाँ हमसे सबसे उच्चतम तरंगदैर्घ्य पूछा है तो किसका आ जाएगा, तो लाल का आ जाएगा, जो कुछ ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। देखिए दर्पण का सूत्र होता है आपको 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक। और लेंस का फॉर्मूला पूछेगा तो 1/v माइनस 1/u बराबर होता है आपको 1/f, ठीक। नहीं हमसे दर्पण का पूछा है तो 1/u प्लस 1/v प्लस बराबर 1/f किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा वीडियो को भी लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दें, ठीक। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल वीडियो पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।